हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारी इकोनॉमिक्स की जो सीरीज घटना चक्र की शुरू हुई थी, इसमें 6 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये आपके लिए। और इकोनॉमिक्स का कितना बड़ा फैक्टर अब के एग्जाम में, सारे ही एग्जाम में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और ये ऐसा मतलब घटना चक्र से ये अच्छा रहता है कि आपके सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं अकॉर्डिंग पीवाईक्यू के। ठीक है, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग सारे ही चैप्टर सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि यूपी पीसीएस वाले ही बच्चे ले सकते हैं, इसमें आरओ एआरओ और भी मतलब अदर जो इकोनॉमिक्स पढ़ना हो तो वो ले सकते हैं क्लास, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो आपके मतलब लगभग जो पीसीएस के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो राजस्थान पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो और उड़ीसा पीसीएस हो, जितने भी है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सीरीज इकोनॉमिक्स ऐसा होता है कि कोई किसी क्षेत्र विशेष नहीं होता, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और आपको इसमें ये मतलब आगे ही क्लासेस ऐसे आती रहेंगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। क्योंकि अभी हम लाइव नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे। तो जितना आप लोग जल्दी सपोर्ट दिखाएंगे, क्लास लाइव होगी और से मतलब और जीएस के बहुत सारी चीजें आपको कवर कराई जाएगी, और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जो आपके एग्जाम के लिए सीधे ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आयोजना जो है, इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बाकी ये सारा ही आपका क्वेश्चन के माध्यम से कवर हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। बाकी आज हम सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज जो दिया गया है ना इसमें, ये सारा हमारा क्वेश्चन के माध्यम से कवर होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो आर्थिक नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का। किसका? समवर्ती सूची का। संविधान में 7वीं सूची में समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन दिया गया। क्या? आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। आप ऐसे भी याद रखिएगा, आर्थिक और सामाजिक नियोजन वैसे भी देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्कीम लाती है, स्टेट भी लाता है। तो ऐसे थोड़ा रिलेट करके रखिएगा कि दोनों मतलब समवर्ती सूची दोनों का अधिकार है बनाने का कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास अन्वेषण। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि संविधान की 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची है, या मतलब जो तीनों सूचियां हैं उनमें कितने कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विकास अन्वेषण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अन्वेषण करता है, किसमें से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? नीति आयोग। किसके? नीति आयोग के अंतर्गत आता है। भारत सरकार द्वारा विकास अन्वेषण और मूल्यांकन कार्यालय डीएमईओ, ये देखिए नया क्वेश्चन है एकदम, कि ये कार्यालय किसके अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? नीति आयोग के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि नीति कानून ये सब जो है मतलब गवर्नमेंट नीति आयोग ही सजेशन जैसे जैसे विकास क्या हो रहा है, अन्वेषण क्या है, मूल्यांकन कार्यालय क्या है, ये सारा ही चीजें देखिए। जो एक की पॉइंट है इससे आप याद रिलेट करके रखिए, नीति आयोग है इसके रिलेटेड। इसकी स्थापना हुई थी 18 सितंबर 2015 को। पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालयों के विलय कर दी गई थी। ठीक है, इन दोनों का विलय करके टीईओ और आईईओ का विलय करके क्या बनाया गया? डीएमईओ बनाया गया, विकास अन्वेषण और मूल्यांकन कार्यालय। नीति आयोग एक संबद्ध कार्यालय है, जिसका उद्देश्य संगठन के अन्वेषण एवं मूल्यांकन अधिदेश को पूरा करना है। भारत में अन्वेषण और मूल्यांकन पारतंत्र को निर्माण करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय डीएमयू का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 18 सितंबर 2015। कब? 18 सितंबर 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इसका डिस्क्रिप्शन हम देख चुके हैं ऊपर, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसमें? 2 और 3 सही हो जाएगा। क्या? 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग के समानांतर संस्था थी, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? इनमें से कोई नहीं, इससे अधिक हो जाएगा। सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना की गई थी। कब? नीति आयोग की प्रतिस्थापित किया गया था। तत्कालीन समय में योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद क्या? योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे के संबंधित थे, क्योंकि योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुमोदन एवं क्रियान्वयन
राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था। किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इसके रिपोर्ट का अनुमोदन और क्रियान्वयन किया जाता था। जबकि वर्तमान में नीति आयोग के पास स्वयं अपनी गवर्निंग काउंसलिंग है। किसकी? नीति आयोग के पास अपनी स्वयं की गवर्निंग काउंसलिंग है। ठीक है, योजना आयोग के पास, क्योंकि योजना आयोग परिषद के गवर्निंग काउंसिल है। अतः राष्ट्रीय विकास परिषद एवं नीति आयोग के मध्य संबंधों का वर्तमान परिच्छेद व्याख्या करना संभव नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट इसलिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ना तो वित्त आयोग की संवैधानिक निकाय है और ना ही योजना आयोग का ही गलत है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड को पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग का सर्वांगीण परिवीक्षण करता है, जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों उपेक्षाएं की जाती हैं। कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। तो क्या स्टेटमेंट हो जाएगा इसमें सही? स्टेटमेंट बी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वित्त आयोग का क्षेत्र बजट और राजस्व खंड को पुनरीक्षण तक होता है, लेकिन जो राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं। किससे? नीति आयोग से, योजना आयोग से। लेकिन इसमें और स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऐसा मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है? किसको? योजना आयोग को कहा गया है आर्थिक मंत्रिपरिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद है तो राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है, किससे संबंध है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से। किसके? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में। पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन? भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है किससे? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। किससे? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से होता है। क्या होता है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी कौन सी तिथि को हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। कब? 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत में अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद है। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1950 में हुई थी। कब? 1950 में। जैसे भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया है तो कब किया गया? मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। जैसे भारत का योजना आयोग है तो एक सलाहकार संस्था है। जैसे योजना आयोग है अर्ध राजनीतिक निकाय। नीति आयोग के विषय में कितने से कौन एक सही नहीं है, तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। सही है, इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। नहीं, ये गलत है, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होता है। इसकी गठन जनवरी 2015 में किया गया था। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, जिनमें से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं। बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली तथा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान और निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, देखो जो राज्य होता है राज्यों के मुख्यमंत्री और जो यूटी होती है उसके उपराज्यपाल इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, नेक्स्ट नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? कब आया? 1 जनवरी 2015 को आया था। हमेशा भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? किसका? योजना आयोग का। योजना के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया है? तो कब? 1 जनवरी 2015 को किया गया है। योजना और नीति आयोग का कब करा था? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है कि भारत सरकार नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना जनवरी 2014 को हुई थी। नहीं, 2015 में हुई थी। गलत है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था। ये सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। भारत के राष्ट्रपति नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा 2 सही हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो कौन है? नीति आयोग जो है, एसडीजी जो होता है ना, एजेंडा 2030,
इसको जो है लागू करवाती है और इसका ऑब्जर्व करती है। कौन? नीति आयोग करती है। नेक्स्ट है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नीति आयोग की सीईओ है? तो कौन है? अमिताभ कांत है। 2023 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CVB आर सुब्रमण्यम है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। कौन? सुमन के बेरी हैं। ठीक है, सुमन के बेरी हैं वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सुमन के बेरी। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 कौन सा राज्य शीर्षक है? तो कौन है? कर्नाटक है। लेकिन 2020-21 मतलब ये पुराने डेटा के पूछा है, बाकी 2020-21 के अकॉर्डिंग जो है कौन प्रमुख तहत राज्यों के तहत कर्नाटक अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। किसने? कर्नाटक ने। नेक्स्ट नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ये 2014-15 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार दिया गया है, लेकिन अभी हम देखते हैं 2000 मतलब उसके बाद कौन सा? बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश है। 2025-26 के अनुसार 1 अगस्त 2025 तक विकल्पगत राज्यों में वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NSDP की सर्वाधिक वृद्धि दर महाराष्ट्र में हुई है। कहाँ? महाराष्ट्र में 15.77% रही है। उसके बाद कौन सा? बिहार। क्या? महाराष्ट्र, बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश की रही है। इसी अवधि के दौरान अभी राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि दर असम में दर्ज की गई है। नेक्स्ट नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है कितना? 32.11% है। बाकी अभी 2019-20 के प्रदर्शन पे बड़े अंतर्गत है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अब इसी में मतलब देख लेते हैं 2024-25 का डेटा हम देख लेते हैं। इसमें बिहार 27.8 स्कोर के साथ 13वें स्थान पर है। इस सूचकांक में 67.8 स्कोर के साथ उड़ीसा शीर्ष पर है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, गोवा, झारखंड, गुजरात स्थान है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। ठीक है, 5वें राज्य अचीवर श्रेणी में शामिल है। उत्तर प्रदेश 7वें तथा मध्य प्रदेश 9वें स्थान पर फ्रंट रनर है। उत्तर प्रदेश याद रखिएगा किस पे है? फ्रंट रनर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, नीति आयोग के वित्तीय वर्ष 2022-23 वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन है? जो है उड़ीसा है। कौन? उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा है। उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और उसके बाद मतलब 3 मेन है, 3 को याद रखिएगा कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। बाकी यूपी का याद रखिएगा, यूपी के फ्रंट रनर में है, 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि 2023-22-23 के उत्तर प्रदेश के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कितना है? कितना है? 45.9 है। बाकी 2025-23 उत्तर प्रदेश का समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 45.9 था, जबकि वर्ष 2014 में 2019 में 37.0 था। बाकी अभी हम करंट में याद रखेंगे 45.9% है। राजकोषीय मतलब हेल्थ जो है इसका। भारत के योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो क्या सही होगा? ऊपर सभी योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। तो प्रयोग सभी सब है, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, भारत में इनमें से कौन सा योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? तो कौन नहीं है? पी चिदम्बरम। बाकी डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और कोटक एस आलूवालिया ये सारे ही थे, पी चिदम्बरम नहीं रहे थे। बाकी देख लेते हैं कि वो मनमोहन सिंह कब थे? तो 1985 से अगस्त 1987 तक कौन था? मनमोहन सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित भारत योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? ऊपर में से कोई नहीं। इसके ऊपर जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होता है। कौन? पीएम होता है इसका अध्यक्ष। तो इसलिए इसमें कोई नहीं हो जाएगा, जो उस टाइम का पीएम होगा वही उसका अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रदेश अध्यक्ष होता है कौन? भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत की योजना से संबद्ध है? तो कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद जो है ये दोनों ही मतलब योजना से संबद्ध है। देखिए, पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है, मैं एक बार बता दे रही हूँ, पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि जो उस पद पर मतलब होगा आसीन वही उसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो पद के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन उसमें मतलब मेंबर होगा। अगर पद में जो भी पीएम उस टाइम का होगा वही उसका अध्यक्ष हो जाएगा। तो यही पदेन अध्यक्ष लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो किसके द्वारा? एसबी गुप्ता की समिति के द्वारा है। क्या? एसपी गुप्ता के समिति के द्वारा इंडिया विजन 2020 पर एक समिति गठित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया है तो संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सही है, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए सही है, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सही है, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। तो सारा ही स्टेटमेंट इसमें
सही हो जाएगा। तो सभी चारों सही है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 2 बार पूछा है यूपी में, तो और भी बार आ सकता है, या 2 ही दे दिया पॉइंट पूछ लिया, तो ये आप याद रखिए। संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने, ध्यान केंद्रित करने के लिए, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। तो चारों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है? तो आदेशात्मक योजना में आदेशता सोपान बाजार तंत्र पर स्थान पूरी तरह से ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली में कार्यकरण को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। ठीक है, मतलब निर्देशात्मक वैसे भी याद रखिएगा कि वर्ड से कंफर्म हो रहा है कि जिस निर्देश मात्र होता है, मतलब वो उसका जगह नहीं लेता, बस एक साधन मात्र होता है। लेकिन जो आदेशात्मक होता है, आदेश होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, वो स्थान पूरी तरह से ले ही लेता है। तो इसलिए स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि वर्तमान में भारत की योजनाओं में सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से जुटाए जाते हैं? तो कहाँ से जुटाए जाते हैं? ऋण से। हमारे भारत में मतलब अभी भी जो है ज्यादातर जो हम अपने खर्चे पूरे करते हैं ऋण लेके, ठीक है, और सबसे ज्यादा चुकाते भी हम उसका ब्याज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार दिया गया है किसको? जनसंख्या को। ठीक है, अधिकतम भार किसको दिया गया है? जनसंख्या को 60% दिया गया है। बाकी उसके बाद किसको दिया है? आय के आधार पर दिया गया है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता उसमें जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और प्लान कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया। हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा की घोषणा की। मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया। सुभाष चंद्र बोस 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण में घोषणा की थी। तो स्टेटमेंट सभी जो है सत्य हो जाएगा, ये सारा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी प्लान बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो कौन नहीं था? धीरू भाई अंबानी नहीं थे। बाकी श्री R.D.T. टाटा, श्री राम G.D. बिरला। कब बॉम्बे प्लान? कब? 1944 में देश के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इस योजना का हस्ताक्षर करते J.R.D. टाटा, घनश्याम दास बिरला, अर्देशीर दलाल, लाला श्री राम, कस्तूरी भाई, लाल भाई आदेसर का दरबासा श्राफ, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जॉन मथाई, ये सब इसमें थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में गांधीवादी योजना प्रतिपादित किया गया था। तो कौन? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था? 1944 में किसने किया था गांधीवादी योजना का प्रतिपादित? श्रीमन नारायण अग्रवाल। देखिए, गांधी जी हमारे मतलब भारत के उद्धार के लिए नारायण का काम किए, तो ऐसे याद रखिए गांधीवादी योजना कौन लाया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ये मतलब ऐसे रिलेट करके याद कर सकते। कब? 1944 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना का तैयार किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे से IIC में दोनों पूछा गया है। तो गांधीवादी योजना कौन? गांधी कौन थे? हमारे भारत के उद्धार के लिए नारायण थे, तो इसलिए श्रीमन नारायण दास थे। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने किया था। भारत में नियोजित विकास का विरोध दिए गए विकल्प में महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी की अवधारणा आत्मनिर्भरता एवं सादा जीवन, सिंपल लाइफ तथा स्वसामर्थ्य की था। उनका मूल विचार था कि वस्तुओं का उत्पादन उपभोग हेतु स्थानीय संसाधनों तथा कार्यबल का उपयोग किया जाए। इसी कारण उन्होंने नियोजित विकास का विरोध किया था। ठीक है, प्लान डेवलपमेंट को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया था? किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1950 में सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो चल योजना क्या है? चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। एक योजना 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं प्रतिवर्ष संशोधित होती है। सही है। 10, 15 तथा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। तो सारा ही स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रूलिंग प्लान समझ लीजिए। चल योजना मतलब रूलिंग प्लान जो आया था ना, वही उसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल योजना के संदर्भ रूलिंग प्लान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 वर्ष के लिए योजना, ठीक है। नेक्स्ट है 3 से 4, 5, वही देखो मेन फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था जब प्रतिवर्ष संशोधित होती है 10, 15, 20 वर्षों के लिए
भावी योजना है। नेक्स्ट है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान्स का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, किसने दिया था, जी मिर्डल द्वारा, गुन्नार मिर्डल ने इसको रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी कब, जनता सरकार के द्वारा, किसको, जनता सरकार के द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार ने भारत में स्वीकार किया था। ठीक है, रोलिंग प्लान। नेक्स्ट है भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी, किस वर्ष, 1978 से 89 के बीच में कार्यरत थी जनता पार्टी के समय। ठीक है, पांचवी योजना को समय से पहले ही समाप्त करके ये किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन से थे, तो पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लोगों को आर्थिक न्याय दिलाने तथा देश को आत्मनिर्भर नेतृत्वकर्ता देशों की श्रेणी में लाने हेतु नियोजन की रणनीति बनाई गई है। इस रणनीति के तहत अपने संसाधनों की संभाव्यता का आकलन करते हुए प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया था। उनकी प्राप्ति हेतु 5 वर्ष से रणनीति बनाई गई, जिसे वर्ष पंचवर्षीय योजना कहा गया। समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता, क्या है इसका मतलब, वो समृद्धि, आधुनिकीकरण, इसमें आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता, ये दो हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन किसी में है नहीं, तो इसलिए ई हो जाएगा, उसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, क्या है, 2012-17 में, क्या 2012-17 में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, तो कौन सा है, 2012 से 17 जो है इसका कार्यकाल है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो क्या थी, 2012-17 थी, क्या 2012-17 थी। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है, तो कौन सा नहीं, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के उपशीर्षक तीव्रतर धरणी एवं अधिक समावेशी विकास है। इस योजना में 25 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनमें जीडीपी में 8% की वास्तविक दर से समृद्धि, 4% दर से कृषि समृद्धि, 10% की दर से विनिर्माण समृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन वृद्धि दर अनुमानित है कितना, 4.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, तो क्या 4.0% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास को निर्दिष्ट लक्ष्य क्या है, 9% है, कितना, 9% है। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य से किस मद में सबसे अधिक धनराशि विनिहित की गई है, तो कौन सी, सामाजिक सेवाओं की मद में, क्या सामाजिक सेवाओं के मद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना के सरकारी प्रपत्र के अनुसार इस योजना में सर्वाधिक व्यय होगा, क्या होगा, सामाजिक सेवाओं पर, किससे, सामाजिक सेवाओं पर। सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा, क्या होगा, 1000 बिलियन, कितना, 1000 बिलियन। भारत में लिखित 5 वर्षीय योजनाओं के विकास मुख्य देश संपूर्ण स्तरीय वृद्धि था, तो क्या था, 12वीं योजना थी। नेक्स्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो तीव्रता, धारणी एवं ज्यादा समावेशी विकास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तीव्रता, धारणी एवं अधिक समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का किस पर जोर दिया गया था, किस पर, अधिक तीव्र एवं ज्यादा समावेशी विकास। ठीक है, समृद्धि है। नेक्स्ट कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर केंद्रित थी, तो कौन थी, ग्रामीण, कौन सी, ग्रामीण योजना। देखिए ग्रामीण योजना है 2007 से 2012 में आई थी। इस योजना का सर्वाधिक जो तीव्रता एवं समावेशी अधिक समृद्धि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि थी, तो क्या थी, 2007 से 12 थी। नेक्स्ट अवधारणियों में से एक भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, कौन है, 2007 से 12। नेक्स्ट है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव है, क्या है इसका, तीव्रता एवं अधिक समावेशी वृद्धि करना, 2007 से 2012 के बीच आई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का दिशा निर्देश पत्र का प्रकरण रहा है, क्या है इसका, जो है तीव्र एवं समावेशी विकास की ओर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है क्या, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी, कितना, 10 वर्षों में, कितना, 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई है, किसे, निर्माण कार्यों में, क्या, निर्माण कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का आकार क्या है, तो क्या है, 36,44,718 करोड़ रुपए। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय कितना है, 76,69,807 है।
नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई है कितना, ऊर्जा क्षेत्र के लिए, किसके, ऊर्जा क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना के केंद्र राज्य तथा संघ क्षेत्र द्वारा के क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय हो प्रस्तावित है, किसके, सामाजिक क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्या है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई है वह है क्या है, 10.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के कृषि में वार्षिक समृद्धि दर लक्षित है कितना, 4.0%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद का वार्षिक समृद्धि दर का लक्ष्य है कितना, 9.0%, कितना, 9.0%। जबकि योजना के दौरान औसत आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही, 8% रही, लेकिन प्राप्त कितना, 8% मतलब वृद्धि रही, लेकिन टारगेट क्या था, 9.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना के निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है, तो किसको, पूंजी बाजार और सशक्तिकरण करना, ताकि गरीबी की कमी लाना, रोजगार अवसर को विस्तार करना, लिंग समानता में कमी लाना। नेक्स्ट है शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास विषय वस्तु क्या है, तो क्या है, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कितने आईआईटी स्थापित किए जाएंगे, कितने, 8 आईआईटी किए जाएंगे। नेक्स्ट है 10वीं योजना में मध्यकालीन मध्यावधि मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था में वार्षिक विकास की दर क्या रही होगी, तो क्या थी, 7.0% थी, ठीक है। नेक्स्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य है क्या है, 8.0% है। नेक्स्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष में हुआ, तो किस वर्ष में हुआ है, 2007 में हुआ है। नेक्स्ट है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है तो क्या है, 2002 से 2007, उसके बाद 2007 से 2012 जो है 11वीं का है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा 10वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में सही कथनों में से कुछ सही है, तो क्या है, योजना के दौरान जीडीपी में 8% की वृद्धि, निर्धारित अनुपात का 207 तथा 20%, 2007 तक 20% करना, 2007 का 77 को 73% तक बढ़ाना। तो क्या हो स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है, कितना, क्या स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें से किस क्षेत्र में 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था, किसमें, ऊर्जा में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना के उच्चतम वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है संचार में, किसमें, संचार में। नेक्स्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी, तो क्या थी, दलहन एवं तिलहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर कितना रहा, मतलब बचत दर से अधिक थी, कितना, बचत दर से अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2000 से 2002 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 10वीं योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में संभावना में लगभग आधी हुई है, कितना, लगभग आधी हुई है संभावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया, किसने, 9वीं पंचवर्षीय योजना ने, किसने, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। लक्षित विकास दर 6.5% था, जबकि वार्षिक 5.4% हुई है। जैसे भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत आर्थिक विकास दर जो निर्धारित की गई है वह है क्या है, 6.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा बजट का कितने प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा को विनियोजित किया गया है, कितना, 58%। नेक्स्ट है कि प्रमुख व्यवहारचना के रूप में लिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने पहली महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी, किसने, 9वीं पंचवर्षीय योजना में महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रमुखता व्यवहारचना के में महिला अंश योजना को प्रारंभ किया गया था, इसमें महिलाओं के संबंधित क्षेत्रों हेतु 30% आवंटित की गई थी। नेक्स्ट 9वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी उत्पाद अनुपात का सही अनुमान है, तो क्या है, 4.0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में समाप्त हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी, 1992 में हुई थी, कब, 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 1992 तथा 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई थी, कौन हुई थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के बारे में के सार में रूप में मानव विकास को मान्यता दी, किसने, 8वीं पंचवर्षीय योजना ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी, तो कौन सी, उनमें से कोई नहीं। पंचवर्षीय योजना प्रमुखता कृषि और तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारभूत उद्योगों के विकास के साथ कृषि क्षेत्र में पर तथा 5वीं योजना गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता प्राप्ति पर केंद्रित थी। देखिए जो जिसमें जो ऑप्शन थे इसमें से एक भी नहीं है, क्योंकि वो 11वीं और 12वीं ये सब में 8वीं में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है
भारत सरकार की योजना आयोग की 8वीं योजना के लिए इनमें से किस विकास दर को चुना है? तो किसने 5.6% विकास दर को चुना, जबकि वास्तविक प्राप्ति कितनी हुई है? 6.8% प्राप्त हुई है। टारगेट रखा था 5.6% में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास की दर रखी गई है 7.5%। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का निवेश परिव्यय की तुलना में राशि कितनी होगी? कितनी होगी? 89 लाख 8 हजार करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में लोग क्षेत्र परिव्यय के वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत है। तो क्या है सबसे बड़ा स्रोत? सरकारी ऋणदान है। क्या? सरकारी ऋणदान। पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में 8वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य परिवर्तन है। तो क्या है? संरचनात्मक क्षेत्र के में लोक निवेशों का संकेंद्रण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ववर्ती योजनाओं से भिन्न है। विशेष महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अतः संरचना विकास के लिए पर्याप्त बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधिकारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई है? तो किस योजना से? 8वीं पंचवर्षीय योजना से। नेक्स्ट, छठी से 8वीं पंचवर्षीय योजना का अनुसार 1980 से 85 तथा 1992-97 की अवधि थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी क्या थी? 1985 से 90 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था क्या था? भोजन, काम और उत्पादन। क्या? भोजन, काम और उत्पादन इसका मतलब वर्क है मेन। नेक्स्ट है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से दिया गया था। तो दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। तो क्या? संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कौन सा? एकीकृत ग्रामीण विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा योजना रोलिंग प्लान का कही जाती है? तो कौन सी? छठी योजना कहती है। नेक्स्ट है, किस योजना पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे, जनता पार्टी चुनी गई थी। तो कौन? 5वीं योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित अवधि में से एक वर्ष एवं वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना है पंचम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेश सहायता घोषित किया गया है? पंचम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ, इसका मूल्य उद्देश्य था। गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था, जो पंचम पंचवर्षीय योजना कह सकते हैं। गरीबी हटाओ का नारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1971 में चुनाव में दिया था, जब चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि। हालांकि एक चुनावी नारा था, ना कि चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। बाकी अगर मान सकते हैं तो मान लेंगे चौथी पंचवर्षीय, बाकी ये एक चुनावी मतलब नारा था। नेक्स्ट, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना के किसमें गरीबी हटाओ वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? कौन? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तथा कालक्रम में व्यवस्थित है, इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या हो जाएगा? 3, हरित क्रांति का प्रारंभ, क्योंकि ये लगभग 75 गरीबी हटाओ 1900 कितने गरीबी हटाओ ये आया था कब? 1971-72 के आसपास। ठीक है। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो इससे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। 3, 2, 1। तो क्या होता है? भारत में हरित क्रांति कब आई थी? 66 से 67 में आई थी, तथा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में होता। 66, 67, 69, फिर 1971 में गरीबी हटाओ का नारा आया था। नेक्स्ट, किसका विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? कौन? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किया गया था? तो कौन? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के किस मॉडल पर आधारित है? तो किस महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भारतीय योजना का वास्तुकार कौन था? तो कौन था? पीसी महालनोबिस था। कौन? पीसी महालनोबिस था। भारत में मध्य शतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था? भारी उद्योग की स्थापना करना था पूंजी संगठन में। नेक्स्ट, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का है? तो द्वितीय योजना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में विकास का सर्वाधिक
बल दिया गया है, तो किस में दिया गया है, औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ था कब, 1951-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजित विकास मॉडल का भारतवर्ष में कब लागू किया गया था, तो कब, 1 अप्रैल 1951 से। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आरंभ था, तो क्या है, हैरत डोमर मॉडल, क्या हैरत डोमर मॉडल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन माना जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता की गई थी, तो क्या हो जाएगा इसमें, कृषि का विकास। अभी कितना हमारा बचा है देख लेते हैं, 1 मिनट, क्योंकि अगर बहुत बड़ा चैप्टर होगा तो हम इसको आधा कल करेंगे, जैसे अभी तक करते आए हैं। बाकी अगर नॉर्मल होगा तो करवा देंगे पूरा। ज्यादा नहीं है तो कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में हो जाएगा सारी क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है 142, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने बाहरी उद्योगों को स्थापना पर बल दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रशासन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो स्टेटमेंट एक सही है, 2 स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि साथ ही दूसरी योजना के तहत ही मूल एवं आधारभूत उद्योग का इस प्रकार विकास करने पर जोर दिया गया कि भावी औद्योगिकरण के सभी आवश्यकताओं को देश के आंतरिक साधनों द्वारा पूरा किया जा सके। इसके तहत आयात प्रतिस्थापन की नीति का पालन किया गया, जिसे तीसरी योजना में भी जारी रखते हुए आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन पर बल दिया गया। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों का प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। नेक्स्ट है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का संपत्ति तथा आर्थिक विकास के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया। तो 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा। पश्चिमी पंचवर्षीय योजना पहली बार वित्तीय क्षेत्र का योजना में अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये लास्ट वाला ही स्टेटमेंट देते, क्योंकि और तो सब देख चुके हैं। चीन सही नहीं है, क्योंकि वित्तीय क्षेत्र का 5वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं बल्कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अभिन्न अंग के रूप में सर्वप्रथम शामिल किया गया था, कौन, वित्तीय क्षेत्र को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मिलाने के लिए, इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम क्या है, हैरत डोमर मॉडल पर, द्वितीय क्या है, महालनोबिस मॉडल पर, तृतीय आई एस चक्रवर्ती मॉडल पर, ठीक है। नेक्स्ट चतुर्थ जो है अशोक रुद्र मॉडल पर, क्या, चौथी क्या, अशोक रुद्र मॉडल पर, तृतीय एस चक्रवर्ती मॉडल, द्वितीय कितना, महालनोबिस मॉडल, प्रथम हेरत डोमर मॉडल। इसमें भी मिलाने के लिए प्रथम सामुदायिक विकास का, द्वितीय पंचवर्षीय तीव्र औद्योगिकरण का, तृतीय पंचवर्षीय आधारभूत उद्योग का प्रसार है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ आर्थिक विकास है, पंचम पंचवर्षीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम था। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म चुने, तो कौन सा इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान दिया गया। प्रथम में विशेष रूप से कृषि पर केंद्रित, द्वितीय में उद्योग औद्योगिकरण और बुनियादी उद्योगों पर केंद्रित, तृतीय में आत्मनिर्भर उत्पादन केंद्रित, चौथी स्थिरता के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता पर प्रगतिशील उपलब्धि पर केंद्रित, पांचवी है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति केंद्रित है। नेक्स्ट इसमें भी मिलाना है, तो प्रथम पंचवर्षीय 1951-56 में हुई, तो तृतीय हुई थी 61 से 66, चतुर्थ पंचवर्षीय 1969 से 74, छठी क्या है 1980 से 85 है। नेक्स्ट किस पंचवर्षीय योजना के आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी, तो किसकी, 10वीं पंचवर्षीय योजना की, किसकी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 10वीं में कितना 7.6 हुआ था, ठीक है, तो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी, तो कब, 8वीं पंचवर्षीय योजना के, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसमें बताया जाएगा, ठीक है। देश की सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, कब, 10वीं पंचवर्षीय में 7.6%। नेक्स्ट निम्नलिखित में से योजनाओं का भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही है, तो किसमें रही है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, भारत में किस योजना अवधि के प्रति व्यक्ति वृद्धि दर अधिकतम रही है, किसमें रही है, 11वीं योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, 1 और 2 को मिलाने के लिए ऑप्शन है, तो छठी 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 योजना जो है 3.9 है, क्या 3.9 है। 1 मिनट गाइस, चार्जर जो है डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप। तो छठी योजना में कितना 3.9 वृद्धि है, 7वीं योजना में, एक मिनट,
तो ये वृद्धि है भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है कितना, 7 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना अवकाश की अवधि संबद्ध है किससे, 1966 से 69 से ही योजना आयोग का आया था, तो उसी से संबद्ध है। नेक्स्ट भारत में योजना आयोग की अवधि थी 1966 से 69, क्या 66 से 69, ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसमें। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है 66 में हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इस अवधि में अर्थात 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही, अतः 1966 से 69 को भारतीय योजना इतिहास में योजना अवकाश कहा गया था, क्योंकि जो है कांग्रेस की सरकार चेंज हो चुकी थी, नई सरकार आई थी, ठीक है, तो इसीलिए चेंज हुआ था सारी योजना, क्योंकि जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो अपने अकॉर्डिंग स्कीम्स को बनाती है। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है, तो कौन है, 1991 से 2000 के बीच में रोजगार विहीन वृद्धि दशक थी, ठीक है, 2091 से 2000, क्योंकि उस समय मंदी चल रही थी हमारे भारत में, तभी 1991 में जो है आर्थिक पॉलिसी आई थी हमारी एलपीजी वाला। नेक्स्ट है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष 1975 में, कब, 1975 में आया था 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम आया था। नेक्स्ट योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग है, 8 जो है कोर सेक्टर होते हैं जो आधारभूत ढांचे के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ, 8 क्षेत्र का नाम याद करने का, रेस्को, रेस्को मतलब रिफाइनरी, क्या होता है रेस्को, एक मिनट, एक मिनट देखिए मैं लिख देती हूँ, क्या होगा, रेस्को, रेस्को मतलब आर का मतलब रिफाइनरी, ई का मतलब होता है, ई का क्या हो जाएगा, ई देखिए इस्पात मतलब स्टील, ई का हाँ स्टील, स्टील याद रखिए, ई आर ई रेस्को, एस जो है सीमेंट, रेस सी हो जाएगा को, सी हो जाएगा कोल, और वो हो जाएगा ऑयल, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, एक क्रम में भी है रेस्को को, इसको इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट है यद्यपि 1991 से बाजार अर्थव्यवस्था स्वीकृत कर ली गई है, फिर भी राष्ट्रीय आर्थिक योजना अभी भी चालू है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं बाजार समर्थक रीति के से अर्थव्यवस्था को दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में प्रदान करती रह जा सकती है, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं जो है बाजार में समर्थक रीत से अर्थव्यवस्था को दीर्घ वृद्धि परिपेक्ष प्रदान करती रह सकती हैं, ठीक है, इसलिए इसको अभी भी लागू किया गया है। भारत में 90 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में आयोजना प्रक्रिया ने पूर्व काल की आयोजना प्रक्रिया की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया। इस विषय में निम्नलिखित कौन सा एक सत्य नहीं है, तो क्या इसमें सही नहीं है, डी नहीं सही है, बाकी उदारीकरण का आगमन के साथ औद्योगिक निवेश विकास को बहुत अधिक हद तक निजी बहुराष्ट्रीय क्षेत्रों के दायरे में रखा गया। बाजार के केंद्रीय स्थान ग्रहण करने वाले स्थान के साथ अनेक क्षेत्रों में केंद्रीय योजना की भूमिका अनावश्यक हो गई। आयोजना का केंद्र मानव संसाधन विकास आधारित संरचना, जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण के जैसे क्षेत्रों में आधारित हो गई, तो ये स्टेटमेंट डी सही हो जाएगी, गलत हो जाएगा, आर्थिक और औद्योगिक विकास दूर हटकर ग्रामीण विकास हो गई, नहीं ऐसा नहीं है, गलत है, औद्योगिक विकास पर ही बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ था, डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट वाइज है, कथन ये है नीचे से ऊपर नियोजन एक लक्ष्य हो है जो अभी भी प्राप्त होना है, गांव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त है, तो क्या स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, आर ए सही है, आर ए का व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कार्यक्रम में क्रमबद्ध कीजिए, तो क्या है इसमें, सबसे पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, फिर उसके बाद है स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, उसके बाद क्या है, एक प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई और फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, तो प्रथम पंचवर्षीय जवाहरलाल नेहरू के दिसंबर 1951 में संसद में आई, प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया था। स्वतंत्र भारत में मुद्रा अवमूल्यन पहली बार 1949 में हुआ था, कब, 1949 में, जब देश आजाद हुआ उसके बाद किया गया था। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थापक सदस्य कब बना था, स्थापित वर्ष 1944 है, बाकी दिसंबर 1945 से सदस्यता प्रभावी हो गई थी, 44 में बना था और 45 में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, प्रकाशन विभाग द्वारा, किसने, प्रकाशन विभाग द्वारा होता है। प्लान्ड इकोनॉमी
फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन? एम विश्वेश्वरैया थे। हमारा प्लांट इकोनॉमी के ये पिता भी कहे जाते थे, फादर कहे जाते थे, इसलिए इन्होंने ही बुक लिखी थी। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? बी एस मिन्हास थे। कौन? प्लानिंग एंड द पुअर, पुअर मिन्हास, ठीक है, बीएस मिन्हास ने किया था। तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है आयोजना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 9 चैप्टर है मुद्रा एवं बैंकिंग, जो हम कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं क्योंकि फ्रेश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए क्लास को, ठीक है, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें और आपको मतलब वो सोचेंगे कि मतलब कितना वो अच्छा है। ठीक है, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, यही, थैंक यू।